नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस नोट्स को हमने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसे ध्यान में रख के बनाया है और हमें आशा है कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो इस चैप्टर को लेके आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर ही बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कार्बन का पीरियोडिक टेबल में प्लेस क्या है। पीरियोडिक टेबल पे कार्बन सेकेंड पीरियड और ग्रुप नंबर 14 पे पाया जाता है। इसका मास नंबर 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 बोलने से ये मतलब है कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सब में कार्बन पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी फॉसिल का एज निकालने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, C12, C13 और C14। तो कार्बन का जो 14th आइसोटोप है C14, उससे हम लोग फॉसिल्स का एज निकालते हैं और उसे बोलते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। कार्बन हमारे फूड में, क्लोथ्स में, मेडिसिन में, बुक्स में और भी कई जगह पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स का क्वेश्चन वही बनता है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डेली देखते हैं, वही सारी चीजें एग्जाम्स की क्वेश्चंस बनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने अर्थ क्रस्ट में अर्थ का जो ऊपरी लेयर है उसमें 0.02% कार्बन है। ये 0.02% डेटा एनसीईआरटी का है। अगर आप गूगल में देखेंगे तो ये 0.04% दिया हुआ है। यही अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन का कंटेंट आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में 0.03% दिया हुआ है और गूगल में देखेंगे तो उधर 0.18% दिया हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस वही सही बनता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। बॉन्डिंग इन कार्बन, इस इमेज को बाद में देखेंगे, पहले बॉन्डिंग समझते हैं। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूट्रल फॉर्म में इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगा 2 और 4, यानी कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है बाहरी ऑर्बिट में। तो ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एनायन बनाएगा, पर इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ के 10 हो जा रहा है और प्रोटॉन अभी भी 6 ही है। तो 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है, तो ये एनायन नहीं बनाता है। नेक्स्ट, अगला केस, अगर ये कैटायन बना दे, अगर ये कैटायन बनाएगा तो ये C4+ आयन बनेगा, पर इस केस में कार्बन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, तो ये भी कंडीशन फेल हो जाता है। तो कार्बन बॉन्डिंग कैसा करता है, कार्बन बॉन्डिंग करता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये देखिए, कार्बन क्या कर रहा है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले रहा है। हाइड्रोजन के पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये ड्यूप्लेट बनाएगा क्योंकि पहला ऑर्बिट में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी ऑर्बिट में, तो इसको 4 हाइड्रोजन लगेगा, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका ठीक उल्टा और एक बॉन्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है उसमें। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो डोनर एटम होता है वो एक्सेप्टर एटम में अपना इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर देता है। जैसे NaCl का केस में देखिए आप,
सोडियम का बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को। तो इस केस में सोडियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, इधर पे शेयरिंग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बहुत कम रहता है आयनिक बॉन्ड के मुकाबले, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ज्यादातर ये लोग वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में ये आयंस में नहीं टूटते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में देखेंगे NaCl का अगर एग्जांपल लेते हैं तो एक्वस सोल्यूशन में Na+ और Cl- में टूट जाता है। अगर कोई कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लीजिए, ऑक्सीजन का अगर O बस रहे तो एटम हो जाएगा, O2 मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन N अगर रहे तो एटम रहेगा, N2 हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाता है। याद रखिएगा, सेम एटम में अगर बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। और आयनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल रहता है जनरली। एक एक्सेप्शन है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म वाला। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैं बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड का बात कर रहा हूं जो गैसियस फॉर्म में मिलता है। ये जो HCl है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आपको कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड अलग करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड या विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। एलोट्रॉप्स वो एलिमेंट है जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहता है पर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है। कार्बन का 3 बहुत ही कॉमन आइसोटोप है, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरिन। और भी इसका बहुत सारा एलोट्रॉप है, जैसे लॉन्सडेलाइट, ग्राफीन, C540, C70। इन सारे एलोट्रॉप्स में एक ही चीज कॉमन है कि ये कार्बन से बने हुए हैं बस। पर इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे या हार्डनेस देखेंगे तो ये सबका अलग अलग होता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। डायमंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में सबसे हार्डेस्ट है। अगर ऐसे पूछा जाए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है तो वो अभी है ग्राफीन। वो भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है पर ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है। और एक मैनमेड सब्सटेंस है जो कि डायमंड से हार्ड होता है, उसे बोलते हैं वुडजाइट बोरोन नाइट्राइड। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में नेचुरली ऑकरिंग ना रहे तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, ये लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इधर पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। जब भी एक कार्बन एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के ही कारण डायमंड इतना हार्ड होता है। और याद रखिएगा एक चीज, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है डायमंड। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट, ग्रीसी, डार्क ग्रेइश कलर सॉलिड सब्सटेंस है तो ये नॉन मेटल पर ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक एनोमलस प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है हेक्सागोनल होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका यूजेज देख लीजिए, लेड पेंसिल में यूज होता है, एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर भी इसका यूज होता है। मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को स्लो करने में यूज होता है, अदरवाइज हम उससे निकलने वाले एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो एक एटम बॉम्ब की तरह काम करने लगेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा जो एलोट्रॉप है
बकमिंस्टर फुलरिन, वो याद रखिएगा एक फुटबॉल शेप में पाया जाता है और उसे बॉकी बॉल भी बोलते हैं, उसको फुलरिन भी बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C60। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी देता है कि कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन फुटबॉल के शेप में रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, जिसके कारण हमें नेचर में इतने सारे कार्बन कंपाउंड देखने को मिलता है। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है कार्बन का जिससे वो अपने ही एटम में बॉन्ड बनाने पाता है। देखिए ये सारे कार्बन आपस में ही बॉन्ड बना के इतना लंबा चेन बना दिया है, तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। कार्बन का वैलेंसी है 4। इसके कारण एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इधर पे देखिए पहला कार्बन एटम को, ये 4 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। अगर सेकंड कार्बन को देखें, ये भी 4 एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसी प्रॉपर्टी को टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी ही दो ऐसे प्रॉपर्टी है कार्बन का जिसके वजह से हमें कार्बन का इतना सारा कंपाउंड नेचर में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें वो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इन सारे कंपाउंड्स में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन्हें एल्केन्स या पैराफिन्स भी बोला जाता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अनरिएक्टिव होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर हम कार्बन एटम को 3 रखते हैं तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनेगा C3H8 यानी प्रोपेन। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है इधर से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्डेड रहते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम लोग एल्काइन बोलते हैं। जैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन बोलते थे, वैसे ही डबल बॉन्ड को एल्कीन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलेंगे। इसका भी जनरल फॉर्मूला है डबल बॉन्ड वाले का यानी एल्कीन का CnH2n। यहाँ भी n नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इसका एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर n की जगह हम 2 बैठाएं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। फिर जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2। अगर n को हम लोग 3 पकड़े तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3H4 यानी प्रोपाइन। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो 2 कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलने से मतलब इसमें कितना कार्बन एटम है, कितना हाइड्रोजन एटम है, या जो भी एटम दिया हुआ है। इन 2 केस में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H10। इसमें भी अगर आप कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10, पर दोनों का स्ट्रक्चर में देखिए डिफरेंस है। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन और इसका नाम है ब्यूटेन। नेक्स्ट अब हम आते हैं अदर फ्रेंड्स ऑफ कार्बन पे। अभी तक हम लोगों ने देखा कार्बन बस हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, पर कार्बन और भी बहुत सारे एटम्स जैसे हेलोजेंस हुए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन लोगों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसके लिए उसे एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो अगर ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक OH ग्रुप लेता है तो वो हो जाएगा मीथेनॉल। OH होता है अल्कोहल ग्रुप और मीथेन में आते ही वो मीथेन को अल्कोहलिक बना देगा। यही कोई भी हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को COOH से रिप्लेस करें तो उस हाइड्रोकार्बन को वो एसिडिक बना देगा, क्योंकि COOH एसिड होता है। तो ये हेटेरो एटम्स क्या करते हैं,
अपना जो प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोकार्बन्स को दे देते हैं और इसीलिए इन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट हम आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। अगर आप लोगों ने एपी पढ़ा होगा मैथ्स में तो ये होमोलोगस सीरीज उसी के जैसा एकदम है। ये एग्जांपल में देख के और क्लियर हो जाएगा। पहले देखिए CH3OH है, फिर C2H5OH है, फिर बढ़ के C3H7OH हो रहा है, फिर C4H9OH हो रहा है। पहला दो में डिफरेंस कितना का आ रहा है CH2 का, दूसरा और तीसरा में कितने का डिफरेंस आ रहा है CH2 का, तीसरा और चौथा में डिफरेंस कितना का आ रहा है CH2 का। तो यही होता है होमोलोगस सीरीज। दो सक्सेसिव कंपाउंड का जो डिफरेंस ऑफ एटम रहेगा वो सेम रहता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक कोई भी सीरीज दे देगा, उसमें बोलेगा इस होमोलोगस सीरीज का नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा। अगर यही एग्जांपल में आप देखेंगे C4H9OH, इसके बाद क्या आना चाहिए C5H11OH। अगर हम लोग CH2 बढ़ाएं तो ये क्या हो जाएगा C5H11OH। आते हैं नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का हम लोग नाम कैसे रखते हैं। सबसे पहला स्टेप, गिवन कार्बन कंपाउंड में आप पहले ये देखें कि उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और अगर उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्कोहल हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, कीटोन्स हुआ, क्लोरीन हुआ, तो उसका नाम हम लोग या तो पहले जोड़ेंगे या तो बाद में जोड़ेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग सफिक्स में जोड़ रहे हैं यानी बाद में जोड़ रहे हैं, तो जो कार्बन कंपाउंड का नाम रहेगा उसमें के लास्ट का ई को, जैसे अगर इथेन है तो उसमें का लास्ट का ई हट जाएगा और उस फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नाम दे देंगे। सपोज इथेन है और इथेन में हम लोग अल्कोहल जोड़ दे रहे हैं यानी OH जोड़ दे रहे हैं, तो इथेन का ई हट जाएगा लास्ट का और लास्ट का OL जुड़ जाएगा उधर, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। लास्ट पॉइंट, अगर कार्बन चेन अनसैचुरेटेड रहा, अनसैचुरेटेड यानी उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग ईन जोड़ेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग आइन जोड़ेंगे। ये देखिए कुछ कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स जोड़ेंगे, कितना है, इधर नंबर ऑफ कार्बन्स है 3, यानी ये प्रोपेन होना चाहिए। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसमें भी 3 कार्बन एटम है पर इसका फंक्शनल ग्रुप है OH यानी अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ये देखिए इसमें एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में हम लोग Al जोड़ते हैं। अल्कोहल में OL रहता है और एल्डिहाइड में Al रहता है। सबसे पहले इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है ये देखेंगे 3, यानी ये भी प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब आते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल पे कीटोन। कीटोन में हम लोग ओन जोड़ते हैं लास्ट में, तो ये 3 कार्बन एटम यानी प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। लास्ट में ANE हटा के ONE लगा देना है। 5वां एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे इसमें भी 3 कार्बन एटम है यानी प्रोपेन और COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 6th में देखिए इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड यानी एन हट के ईन आएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और 7 नंबर और लास्ट एग्जाम्पल ट्रिपल बॉन्ड यानी और लास्ट 7th में ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है यानी एन हट के आइन आ जाएगा इधर, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन यानी हीट करना। कार्बन को जब भी हम लोग हीट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट देता है, और किसी हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे अगर, जैसे CH4 हुआ मीथेन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही, उसके साथ साथ वाटर भी देगा प्लस हीट एंड लाइट। नेक्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम यानी जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग हीट करते हैं तो वो
ज्यादा धुआं नहीं देता है। आप देखेंगे जब भी फ्लेम का कलर ब्लू रहे तो समझ लीजिएगा कि वो एक क्लीन फ्लेम है और उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। यही अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पकड़ लें तो वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, यानी उसमें से काला काला धुआं निकलता है। ये क्यों होता है? बिकॉज उनमें देखेंगे आप कार्बन का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होता है। इधर अगर हम एग्जाम्पल देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ये डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से एक हाइड्रोजन इधर कम हो जा रहा है, तो इसके वजह से कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा कार्बन रहेगा फ्यूल में उतना ज्यादा वो काला धुआं निकालेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोल क्या होता है और पेट्रोलियम क्या होता है। कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्री, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। कोल्स पृथ्वी पे जितने ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उनके रिमेन से बनता है, और जो ऑयल्स एंड गैस होता है यानी पेट्रोलियम जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमें पेट्रोलियम मिलता है वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन के रिमूवल को बोला जाता है। या तो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो उस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों केस में ही ऑक्सीडेशन होगा। नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा रहा है। ये कंपाउंड है इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बन रहा है। इसमें रिएजेंट्स का नाम पूछा जाता है, तो इधर पे रिएजेंट्स क्या है, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, और यही हाइड्रोजिनेटेड ऑयल को हमारे देश में वनस्पति बोला जाता है। और एग्जाम में इधर से क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में कैटलिस्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, तो याद रखिएगा निकल। पैलेडियम भी होता है पर एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन देता है निकल। नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट याद रखिएगा रिएक्शन का रेट को फास्ट कर देते हैं, यानी अगर वो 5 मिनट में होने वाला है तो उसको 2 मिनट में कर देंगे। पर कैटलिस्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट को नहीं बढ़ा सकते, यानी अगर किसी रिएक्शन में 500 ग्राम्स प्रोडक्ट बन रहा है तो कैटलिस्ट डालने से वो 600 नहीं होगा, प्रोडक्ट उतना ही रहेगा, पर बस प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। और अपने बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उसे हम लोग बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक हेलोजन, सपोज इधर पे ले लेते हैं क्लोरीन को, एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद बैठ जाएगा। इस केस में देखिए CH4 में एक H रिप्लेस हो गया और Cl जाके खुद बैठ जा रहा है, इसका बाय प्रोडक्ट निकल रहा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है। तो इधर खत्म होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 1। पार्ट 2 भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।